हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने सिंधु सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाना। उनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, एक एक नदी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, कहाँ पे उनका उद्गम हुआ है, कहाँ मुहाना है, कौन किसकी सहायक नदी, सारी चीज़ें के बारे में हमने अच्छी तरह से जाना है। ठीक है, अब ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो भी नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और भी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करेंगे, यानी प्रायद्वीप में बहने वाली नदियाँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ग्रुप टी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। मैं काफ़ी डीपली पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ से पढ़ करके आप फेस करने में सक्षम हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार यहाँ पे चैनल पर जरूर विजिट करें। आइए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, है ना, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी प्रायद्वीप में बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीप कहाँ से है, देखिए जो दक्षिण भारत का, यानी मध्य प्रदेश से होते हुए नॉर्थ उत्तर छोड़ करके, यानी उत्तर प्रदेश बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये राजस्थान, सबको छोड़ करके उसके बाद जितनी भी चीज़ें बसती हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें बहने वाली नदियों के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे और एक ही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में बन सकता है और जो बना है। आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, पहली नदी कौन सी, गंगा नदी हुगली, और दूसरी है दामोदर नदी। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, जो गंगा नदी है ये नॉर्थ भारत की नदी है ना, और दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी, हुगली की सहायक नदी है। तो हम एक एक करके क्रम से देखने वाले हैं और एग्ज़ाम में क्रम पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का क्रम क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए गंगा नदी, फिर है दामोदर नदी, फिर तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथी है बैतरणी नदी, और उसके बाद है ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, फिर उसके बाद आ जाता है कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपर्णी। ये सब नदियां हैं। दोस्तों आप लोग को याद रखना है क्रम से कि कौन कौन सी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, प्लीज़ आप लोग नोट्स बना करके जरूर से याद रखें। अब शुरू करते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ना बहुत पुरानी हैं, जबकि हिमालयी नदियां युवा अवस्था में हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये काफ़ी पुरानी हैं और हिमालयी नदियां युवा अवस्था में हैं, यानी कि जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, और उसके अलावा भी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब जो है ना ये युवा अवस्था में है अपने अभी। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी कि हमने इसके बारे में जो जाना, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सब, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ये सब काफ़ी पुरानी है, यानी अपनी एक तरह से कहा जाए तो ये बुढ़ापा अवस्था में आ चुकी हैं। ठीक है ना। देखिए हिमालयी नदियाँ युवा अवस्था होने के कारण विसर्पण करते हुए चलती हैं, जिससे अपना मार्ग बदल लेती हैं। ठीक है ना। विसर्पण का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे एक नदी यहाँ से निकली तो इधर से ऐसे 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 करते करते अपना जाती है, और इस तरह से करते करते अपना कहीं भी मार्ग बदल लेती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये प्रौढ़ावस्था में हैं, और इस प्रौढ़ावस्था होने के कारण अपनी घाटी को समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल के साथ बहती हैं। ठीक है ना। देखिए हिमालयी नदियाँ अभी जवान हैं, इस वजह से अपना मार्ग बदल लेती हैं, उनके अंदर ताकत होती है, वो किसी को भी तोड़ फोड़ के इधर उधर से निकल जाती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं, इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि ये मार्ग को बदल सके, है ना। तो ये अपनी घाटी को समाप्त कर चुकी है और आधार तल के साथ बहती हैं, यानी वो ज़मीन से कहीं ना कहीं जो पत्थर मतलब पथरीला वाला इलाका होता है प्रायद्वीपीय भारत में, वो काफ़ी मतलब वो अपने नीचे से बहती हैं।
देखिए यहाँ पर देखिए, ये नदियाँ कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ लाखों करोड़ों वर्षों से एक ही जगह से बहने से अपने मार्ग को निश्चित कर ली हैं तथा कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ना, ये लाखों करोड़ों वर्ष तक एक ही रास्ते पर मतलब बहते 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 जो कमज़ोर मिट्टी है ना उसको बहा करके तो हटा दी, लेकिन नीचे जो चट्टान पत्थर पड़ गया है ना, अब ये उसी पर बहती हैं, उसी पर बहती हैं, वो अपना मार्ग इधर उधर नहीं कर पाती है। और दूसरी बात है कि इनमें पानी काफ़ी कम होता है। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं उनके अपेक्षा इसमें जल कम रहता है, ठीक है ना। बरसात का जब मौसम आता है, बारिश होती है, तब इसमें जल काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और गर्मियों में मतलब कि एक तरह से सूखी सी पड़ जाती हैं, बहुत कम पानी रहता है। लेकिन जब हिमालयी नदी में घुसेंगे, हिमालयी नदियों में देखेंगे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हमेशा पानी आपको उन नदियों में मिलेगा। वो नदियाँ सूखी नहीं रहती। इसलिए सूखी नहीं रहती दोस्तों क्योंकि देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं उन्हें जो है सिर्फ बरसात के पानी से जल मिलता है। लेकिन जो हिमालयी नदियाँ होती हैं यानी गंगा, यमुना, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, गंडक, सोन, ये सब मैंने पढ़ा, जो गंगा नदी तंत्र की नदियाँ, इनको बरसात से तो मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात कि इनको हिमालय का जो बर्फ़ पिघलता है उससे भी पानी मिलता है। इस वजह से गर्मियों में भी उनमें पानी रहता है, क्योंकि गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघलने के कारण वो पानी बन करके इन नदियों में ही आता है, ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ होती हैं उसमें वर्ष भर जल रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अधिकांशतः जो नदियाँ हैं उनमें बस आपका बरसात के समय रहता है, बरसात और ठंडी के समय रहता है। गर्मियों में लगभग में सूख सी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत कम ही प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं जिनमें गर्मी में भी पानी रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। हिमालयी नदियाँ बहुत लंबी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ काफ़ी छोटी होती हैं इनकी अपेक्षा, क्योंकि हिमालयी नदियों का मुहाना उनके उद्गम स्थान से बहुत दूर होता है। देखिए, हिमालयी नदियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, ये हिमालय से निकलती हैं और निकलने के बाद कहाँ जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये मैदानों में तो बहती ही बहती हैं, हिमालय में भी बहुत सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ हिमालय में ही चक्कर काटती रहती हैं। यानी इस तरह से हिमालय में भी प्लस मैदानों में भी बहती हैं और इस वजह से काफ़ी लंबी होती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं ना, वह मतलब बहुत लंबी नहीं होती है। वो प्रायद्वीप से निकलती हैं और तुरंत जाकर के कहीं उसमें बंगाल की खाड़ी में पास में ही पड़ता है, इस वजह से वहीं पास में ही अपना मुहाना बना देती हैं, ठीक है। देखिए, हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी होती है। मैंने अभी बताया कि हिमालय नदी में बरसात का पानी तो आता ही आता है, प्लस उसके बाद जो हिमालय की जो बर्फ़ है वह भी पिघल करके आता है। इस वजह से हिमालय नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं, ठीक। तो अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहली है दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी, ध्यान रखिएगा इसको। ये छोटा नागपुर पठार के बीच से निकलती है और किस में गिरती है, हुगली नदी में जाकर के गिर जाती है, ठीक। फिर दूसरी है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। यह देखिए रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और 3 राज्यों में अपवाहित होती है। 3 राज्यों में बहती है, कौन कौन से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये 3 राज्यों में बहती है और उड़ीसा के तट पर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, रांची के दक्षिण पश्चिम से, ध्यान रखिएगा। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर से होकर यह नदी गुजरती है, यानी इस नदी के किनारे जमशेदपुर नगर है, ध्यान रखिएगा, जिससे तमाम औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ नदी में डाल दिया जाता है, जिससे बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है नदी और इसी कारण इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते। इसलिए हम इस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, कौन सी नदी को, तो स्वर्ण रेखा नदी। क्यों बोला जाता है, सुनिए। जमशेदपुर सबको पता है कि एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसी नदी के किनारे जमशेदपुर है
तो औद्योगिक नगर होने के कारण जो इस फैक्ट्रियों से अपशिष्ट कूड़े कचरे रसायन ये सब चीज़ें निकलते हैं ना, तो इस नदी में ही बहा दिया जाता है। इस नदी में बहाने के कारण इसके अंदर के जो जलीय जीव जंतु हैं ये पनप नहीं पाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा रसायन रहता है जिसकी वजह से ये अपना उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम जैविक मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। उसके बाद है बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। उड़ीसा के क्यूझर पठार से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के क्यूझर पठार से। देखिए ये सब नदियाँ जो है ना, इनका मुख्यतः जो क्वेश्चन में आता है ना, उद्गम और कहाँ पे मुहाना बना रही है, ठीक है। और एकाक और कुछ वैसा है तो ये बस वही चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन नदियों से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आपको उद्गम और कहाँ मुहाना गिरा है बस यही सब चीज़ें बताऊँगा। फिर उसके बाद आती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। देखिए रांची के समीप कोयल तथा शंख नदियों के संगम से बनती है। एक तरफ से कोयल आती है और दूसरी तरफ से शंख नदी आती है, ये दोनों जब मिलती है ना तब इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है, ठीक है। पारादीप के पास मुहाना बनाती है। पारादीप उड़ीसा में एक जगह है पारादीप, यहीं पे जाके गिरती है। उसके बाद आती है महानदी। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती हैं और कटक के पास, उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। महानदी बेसिन धान उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए यहाँ पे इस बेसिन में ना, जिस बेसिन में महानदी के बेसिन में धान उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा, ध्यान रखिएगा। तो महानदी के बेसिन में धान उत्पादन बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है, इसी वजह से धान, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए नोट में, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, बस्तर पठार। यानी इसका कहने का मतलब कि ये है कि दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य पठार आता है और दंडकारण्य पठार के अंतर्गत बस्तर का पठार आता है। बस्तर का पठार टीन के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसको बारे में जान लीजिएगा। और इसी पर देखिए हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। किस पे? महानदी पे हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना। कितनी लंबाई है इसकी? 4801, एक मिनट, कितनी है? 4801 मीटर, 4801 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसी पर अभी स्टॉप करते हैं। फिर हम इसके बाद जो अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना, धन्यवाद।